रहीम लेडीज़, आज हमारा जो लेक्चर है 11th बायोलॉजी का, दैट इज़ अबाउट दी हम कहेंगे दी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये बेसिकली इसको इस टॉपिक का नाम होना चाहिए था दी फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसमें कुछ एडिशनल पैराग्राफ हैं एक दो, उनकी वजह से इसका नाम बदला हुआ है, हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन को शुरू करेंगे, क्योंकि दरमियान वाले जो टॉपिक्स हैं वो कट हो गए हैं, वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो लेकिन अगले राउंड में इंशाल्लाह जब हमारे पास टाइम होगा तो हम उनको भी एड्रेस करेंगे। ये पहला चैप्टर है जो मैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ा रहा हूँ, बाकी सारे मैंने पूरे पढ़ाए हैं, क्योंकि ये दरमियान में जो डाइजेशन इन अमेबा वगैरह है, इन चीज़ों को छोड़ा जा सकता है बिकॉज दे आर ईजी। ठीक है, तो हम बात करते हैं जी डाइजेशन इन एंड एब्जॉर्प्शन इन पर्टिकुलरली हम एनिमल्स की बात कर रहे थे। कल हमने एनिमल्स के हवाले से बात की थी कि डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो आज हम एक चीज़ होती है, याद रखिएगा, हर एक जो एनिमल है ना, उसकी बॉडी को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, फ़र्ज़ किया वो हो सकते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी, इंसान को चाहिए होते हैं फैटी एसिड्स, इंसान को या हर सेल को चाहिए होते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड। क्यों चाहिए होते हैं? ताकि वो उनसे क्या बना सके? प्रोटीन बना सके। फैटी एसिड क्यों चाहिए होते हैं? उनसे वो लिपिड्स बना सके, मेम्ब्रेन्स बना सके। न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं जिनसे वो डीएनए वगैरह बना सके, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम को फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है जी। मिनरल्स चाहिए होते हैं, वाइटामिन्स चाहिए होते हैं, इसके अलावा फाइबर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ये वो चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो हर से एवरी सेल रिक्वायर्स सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी या द सेल्स। तो वो जो सारी चीजें हैं वो खुद ब खुद नहीं बन सकती। हाँ, इसके अलावा अगर आप गौर करें तो ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, हाँ जी, पानी। तो पानी और ऑक्सीजन के अलावा अगर आप गौर करें तो बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुफ्ते में इसी शक्ल में, हाँ, विटामिन्स, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स, इनके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है इनमें से जो इसी शक्ल में दुनिया में अवेलेबल हो नेचुरली। यानी अमाइनो एसिड की शक्ल में नहीं होते, मतलब थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन इतने ओपनली हर एनिमल की खुराक के तौर पे हम अमाइनो एसिड नहीं खा सकते। हम खाते हैं प्रोटीन्स, हाँ जी। तो वो प्रोटीन्स को तोड़ के उनसे हम अमाइनो एसिड ले लेते हैं। होता पता है क्या? देखिए हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में बेटा ये होता है कि हम प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, उनसे बनाते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और उन अमाइनो एसिड से दोबारा बॉडी की प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी ये समझो कि अगर हमें चाहिए एक हमने बनाना है मस्जिद है, तो पहले जो है वो स्कूल है, तो हम स्कूल की दीवार सारी तोड़ के, वो एक प्रोटीन है, उसकी दीवारें तोड़ के, उसे ईंटें निकाल के, उन ईंटों से दोबारा अरेंजमेंट सीधी पदरी करके तो हम उससे एक मस्जिद बना देते हैं। समझ गए ना? यानी आवर बॉडी टेक्स, जो प्रोटीन हम बाहर से खाते हैं वो डायरेक्ट कोई हमारे मसल, जो बाहर गोश्त खाया वो कोई डायरेक्ट हमारे मसल नहीं बन जाते, उससे जाके वो जुड़ नहीं जाती उसके साथ। मैंने बचपन में अपने अब्बा से एक सवाल पूछा था कि जब हम मुर्गी का दिल खाते हैं तो क्या वो हमारे दिल के साथ जाके मिल जाता है? समझ आई बात की? तो ऐसा नहीं होता ना, बिकॉज वट एवर वो ईट, हम प्रोटीन खाएंगे, वो प्रोटीन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, उसके स्टेप्स है वो हम पढ़ेंगे, और फिर वो प्रोटीन्स को, वो जो अमाइनो एसिड है उनको दोबारा दूसरी तरतीब से जोड़ के हमारी बॉडी की जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है वो बनेंगी। सेम इज विद हम जो लिपिड्स खाते हैं, वो लिपिड्स को तोड़ा जाएगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। फिर ये फैटी एसिड विल बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द लिपिड्स ऑफ आवर बॉडी अगेन। समझ आ गई? तो ये है, इसलिए इसका मतलब ये है कि नेचुरली हमें, हाँ, ग्लूकोज तो मैंने इसमें लिखा ही नहीं, लो जी,
तो दैट इज हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, यानी ग्लूकोज खास तौर पे, इसके अलावा भी चीजें हैं लेकिन ग्लूकोज बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो बेटा हमें ये ग्लूकोज भी इसी शक्ल में मिल जाता है लेकिन हर एनिमल के लिए दस्तयाब नहीं होता। तो वी विल हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टार्च, स्टार्च को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे ग्लाइकोजन, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं ना वो अगर उन्होंने स्टोर भी करना हो ना तो वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं, वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर नहीं करते। तो ये वाली बातें हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये काम कौन करेगा। अब बात ये, जो हम खाएंगे वो तो किसी और शक्ल में होगा, उसको उस शक्ल में, जिस शक्ल में वो हमें चाहिए उसमें कौन कन्वर्ट करेगा। तो ये वाले स्टेप के लिए एक चीज होती है बेटा जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका बुनियादी थीम मैं अभी आपको वैसे एक दिन पहले भी बताया था जब वो प्रीहेंशन, डाइजेशन, याद आया, प्रीहेंशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन कहा था। लेकिन आज हम बुनियादी 5 अहम तरीन फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और उस दिन की स्टेटमेंट दोबारा दोहरा रहा हूं कि जैसे जैसे किसी चीज़ की खुराक डिफरेंट, यानी किसी एनिमल की खुराक डिफरेंट होती है, वैसे वैसे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता जाता है, पर बेसिक थीम सेम रहती है। वो जो स्टेप्स हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ, पर वो जो पर उसकी स्ट्रक्चर बदलती जाएगी, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लाइक आपको गोश्त, मैंने कहा था दांत तो सब में है, तो मैंने कहा था उनके दांत, उस दिन मैंने सिर्फ दांतों के हवाले से आपको बताया था कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके ऊपर वाले इंसीजर्स तो होते ही नहीं है तो नीचे वाले होते हैं, और उनके केनाइन भी नहीं होते हैं, और उनके प्री मोलर्स और मोलर्स इस तरह के हैं कि वो ग्राइंड कर सके। सही है। फिर जो गोश्त खाने वाले हैं उनके बड़े बड़े केनाइंस होते हैं, जो ओमनीवोर हैं यानी दोनों चीज़ें खाते हैं उनके केनाइन उस हिसाब से दरमियाने दर्जे के होते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको दांतों के हवाले से ज़रूर बताई थी। बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो बाकी स्टमक है, ओरल कैविटी है, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम इंसान को जब डिस्कस करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ आपको दूसरों का भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताता जाऊँ, ताकि आपको ये वाली स्टेटमेंट अजबर हो जाए कि देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिफर with the difference in the food of that particular organism। बेटा समझ तो नहीं आ गई ना, पक्की बात है भाई साहब आपको? अच्छा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? वो 5 काम मैं अभी आपकी गोश गुजार करने लगा हूं। नंबर 1 काम जो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है उसको हम कहते हैं इंजेशन, जिसको मैंने कल कहा था प्रीहेंशन। प्रीहेंस का मतलब होता है खुराक को लेके पकड़ के मुंह में डाल लेना। इंजेशन भी इसी को तकरीबन कहते हैं, कोई खुराक आपने इंजेस्ट करी है, ठीक है जी। और जो इंजेशन है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो ये हर ऑर्गेनिज्म का अपना तरीका है। कोई हाथ से पकड़ के खा जाता है, कोई ग्रेजिंग करता है, कोई ऊपर से चीज़ें पकड़ता है, व्हाटएवर, ठीक है जी। और इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट क्या क्या रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी आंखें हेल्प करती हैं आपके खाने की कि ये चीज़ गंदी है, ये मैंने नहीं खानी, या इसका कलर नहीं ठीक, मैंने नहीं खाना, इसमें से खुशबू सही नहीं आ रही, ये बासी लग रही है, पुरानी चीज़ है, मैंने नहीं खानी। सेम इज़ विद एनिमल्स, एनिमल्स को पता लग जाता है कि यार ये वाली जड़ी बूटी शायद जहरीली हो, मैं नहीं इसको खाना चाहता, ठीक है जी। तो आपको आइडिया हो गया कि इंजेशन में कान भी हेल्प करते हैं, ठीक है, आंखें भी हेल्प करती हैं, स्मेल यानी नाक भी हेल्प करता है, और समटाइम जुबान भी हेल्प करती है कि ये चीज़ का जायका गंदा है, मैंने नहीं खाना, खट्टा है, कड़वा है, व्हाटएवर इट इज। खूबसूरत बड़ा, ठीक है जनाब। तो ये आपको लग गया पता कि इंजेशन क्या होती है। दूसरे, इसको हम प्रीहेंशन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप गौर करें तो दूसरी जो चीज़ होती है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है? इसको तोड़ के छोटी चीज़ बनाना, यानी बड़ी चीज़ है जो कि बॉडी के किसी काम की नहीं है, प्रोटीन पूरी बॉडी के किसी काम की नहीं है, जब तक उसको तोड़ के उससे अमीनो एसिड न बनाया जाए। लिपिड्स किसी काम के नहीं है, फैट्स जो चर्बी हम खाते हैं, जो ऑयल हम खाते हैं, जो हम फ्राई कर करके माशाल्लाह है, तो वो सारी चीज़ें हमारे किसी काम की वो फैट नहीं होती जब तक वो कन्वर्ट, जब वो टूटे ना और उससे फैटी एसिड दोबारा ना बने। तो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन 2 तरह की होती है, याद रखिएगा। एक होती है इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर,
यानी ये एंजाइम सेल के अंदर होते हैं, खाना सेल के अंदर आ जाता है उसका, और वो आपने देखा होगा, बल्कि आपको पता होना चाहिए एक बात, लाइसोसोम का फंक्शन पढ़ाया था ना, वो जो फूड आई थी फिर वो उससे लाइसोसोम जुड़ा था, प्राइमरी लाइसोसोम, फिर वो सेकेंडरी बन गया था, नहीं पता? कुछ लाइसोसोम याद करो ना, कुछ आप भी करके आया करो मौलवी साहब, ठीक है? तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन से मुराद ये है कि जिसमें सेल के अंदर एंजाइम होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, और वो खाने को किसी ना किसी तरीके से ब्रेक करते हैं और उससे फिर एनर्जी निकाली जाती है। और एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होती है, दिस इज द टाइप ऑफ डाइजेशन इन विच द एंजाइम्स आर secreted आउट, एंजाइम्स बाहर फेंके जाते हैं इनटू द स्टमक, इनटू अ कैविटी, ठीक है? और वो फिर या एक स्टमक नहीं तो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन नहीं तो लार्ज इंटेस्टाइन है, इवन मुंह, तो वो एंजाइम बाहर आ जाते हैं, वो यहाँ पे डाइजेशन होती है, या मैदे में होती है या इंटेस्टीन में होती है। समझ आ गई? तो ये और इस तरह की दोनों डाइजेशन, ये वाली डाइजेशन इंट्रासेलुलर पता ही कौन सी है? वो जो रेस्पिरेशन है ना, उसमें तो चलो ग्लूकोज को डायरेक्ट तोड़ा, कई दफा फूड, देखिए आपको ये वाली बात मैंने समझाई हुई है कि एक सेल है वो फेगोसाइटोसिस के जरिए कोई चीज लेके आता है, वो चीज आते ही लाइसोसोम उस चीज के साथ जुड़ते हैं और उसको अपने साथ फ्यूज कर लेते हैं। फूड वैक्यूल प्लस लाइसोसोम इज इक्वल टू सेकेंडरी लाइसोसोम। नहीं पता? नहीं याद? दोबारा पढ़ा दूं? वो वाला लेक्चर दोबारा नहीं ले सकती? ये देखो, फर्ज किया ये है फूड, ठीक है, और ये है सेल। तो सेल इस फूड को हजम करने की कोशिश करने लगा है, तो एंडोसाइटोसिस के जरिए ये फूड अंदर आ जाएगी। जैसे ये अंदर आ जाएगी तो वो स्टेप तो आपको पता है कि ये फूड है और ये उसके गिर्द सेल की मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा है, इसे कहते हैं फूड वैक्यूल। और लाइसोसोम क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनल होते हैं सेल के जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो किसी चीज को तोड़ने के माहिर होते हैं। ये लाइसोसोम इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है? तो जब लाइसोसोम इसके साथ जुड़ेगा तो कुछ इस तरह की चीज बनेगी, यानी अगर आप गौर करें तो ये एंजाइम्स और फूड आपस में क्या हो जाएगी? मिक्स, ठीक है? इसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। वो प्राइमरी लाइसोसोम था, प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ मिला, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, और अब वो उसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद सारी खुराक के टुकड़े बन जाएंगे और जितने सेल्स को चाहिए होंगे वो इस्तेमाल कर लेगा। समझ आ गई? ये एंजाइम्स वो वाले, और खुराक जो है वो टूट चुकी है और वो दाने बन गए हैं। समझ आ गई? इसे कहते हैं सेल के अंदर वाली डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो स्टमक में होती है, ओरल कैविटी में होती है, इसके बारे में तो हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सही है जी। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा, मेरी एक बात याद रखिएगा, कोई स्टमक से कोई डायरेक्ट नाली नहीं जाती जो मेरे दिमाग के सेल्स को खाना देगी, या स्टमक से या इंटेस्टाइन से कोई डायरेक्ट नाली नहीं जाती जो मेरे पैर तक खाना दे जाएगी। ये काम ब्लड को करना पड़ता है। बेसिकली ब्लड में जब तक कोई चीज नहीं जाती, याद रखिएगा, जो फूड हमने खाई है, अगर तो आपने वो डायरेक्ट ब्लड में डाल ली है तो वो तो एक अलग बात है। यानी कोई लोग ग्लूकोज वाली बोतल लगवाते हैं ना भाई साहब, तो जब जो फूड हमने डायरेक्ट नहीं अपनी ब्लड में डाली, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी काम की नहीं है जब तक वो ब्लड में नहीं जाएगी। इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्ब होगी, खुराक जज़ब हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम से कहीं और ब्लड में। इसी तरह दवाई आप खाते हैं, जो आप आंखों में डालते हैं वो भी ब्लड में जाती है। अगर वो आंखों पे लोकल इफेक्ट ना हो तो वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है, ब्लड में जाके एक्शन करती है। जो दवाई आप सांस के जरिए लेते हैं, ठीक है, होती है ऐसे गैसेस वगैरह जो बेहोशी करने वाली है, और भी सौ चीज़ें वो भी होती हैं, नशे वाली दवाइयाँ, वो भी पहले लंग्स में जाती हैं, लंग्स से ब्लड में जाती है और फिर पूरी बॉडी में घूमती है, दिमाग तक असर करती है, दिमाग भी ब्लड लेके जाता है खुराक को। सेम इज जो भी चीज़ दवाई, कोई आपने जो भी चीज़ दवाई हो, खाना हो, कोई मिनरल्स हो, कोई कैल्शियम हो, जो भी हो, आप अनटिल और अनलेस इट डज नॉट गो टू द ब्लड, इट इज ऑफ नो यूज टू द बॉडी। सही है? तो हम कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन कहते हैं द मूवमेंट ऑफ द या ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू द ब्लड।
सही है जी। और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर असिमिलेशन आती है। ये काम बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं करता, लेकिन ये काम करते हैं सेल्स, यानी वो जो चीज़ जो भी खुराक डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होकर ब्लड के ज़रिए सेल्स तक गई है, सेल्स फिर उसको इस्तेमाल करते हैं और उन फैटी एसिड को और उन अमाइनो एसिड को अपनी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको असिमिलेशन कहते हैं, यानी किसी चीज़ को यूज़ करना बाय द बॉडी फॉर इट्स ओन बेनिफिट पर्पस। ठीक है। और आखिर में जो आखिरी स्टेप होता है दैट इज ईजेशन। ईजेशन का मतलब क्या होता है, देखिएगा जी तो नहीं है यहाँ, ई जी, हाँ। तो ईजेशन का मतलब होता है कि वो खुराक जो हजम नहीं हो सकी वो उसको बॉडी से बाहर डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए निकालना। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट वी से ऑल अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, खुद की बारी है। हम सिर्फ आज डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स को सिर्फ समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसका काम क्या, तरतीब क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है। बाकी हर एक पार्ट के अलग अलग, यानी खुराक हम खाएंगे, मुंह में उसके साथ क्या होगा, स्टमक में उसके साथ क्या होगा, इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में उसके साथ क्या होगा, तो वो हम सारा कुछ पढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम जो बेसिक थीम है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वो देखेंगे, और उसके बाद एक एक सिस्टम को हम, एक एक पार्ट को अलग अलग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एट द एंड पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा, इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है द एलिमेंट्री कैनाल, जो मेन चीज है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। ये एक लंबी ट्यूब होती है जो मुंह से लेकर, ओरल कैविटी से लेकर एनस तक, यानी जहां से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल हम बाहर निकालते हैं, वो वहां तक ये नाली चलती है। सही है। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज होती है जिनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये वो चीजें होती हैं, ये वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, यानी लिवर, यानी पैंक्रियाज, यानी स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये जो डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन डाइजेशन में डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं। क्यों? लिवर बाइल बना के, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस, उसमें एंजाइम आते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा बना के जिससे लुब्रिकेशन होती है और उसमें भी एंजाइम होते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एक एक बारे में अलग अलग, लेकिन इनको आज हमने नहीं पढ़ना। ठीक है। ग्लैंड्स की बारी आएगी दरमियान में, थोड़ी सी दरमियान में ही, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाते पढ़ाते ही आपको ये समझ आ जाएंगे। ठीक है जी। तो फर्ज किया ये जो चीज़ है मैं आपके सामने एक बनाने लगा हूं, ये एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, इसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो जो पहला पार्ट है दैट इज, मैं इसको साथ ही बता देता हूँ। और इधर दांत होते हैं, जुबान शुबान होती है, उसके बारे में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप गौर करें तो उसके ऊपर नेजल कैविटी होती है। ठीक है। और नेजल कैविटी के ऊपर सही है। तो दिस इज, थोड़ा इधर मुंह करिए, मिल रहा है? अच्छा खैर, तो ये पहला जो पार्ट है बेटा, इसे क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। ठीक है। उसके बाद ये जो कॉमन जगह है जहां से सांस भी आ जाती है, ठीक है, ये वाली जगह जहां से सांस भी आ रहा है और खुराक भी आ रही है, इसको हम हलक कहते हैं, जिसको हम फेरिंक्स का नाम देते हैं, PHARYNX। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेरिंक्स, ट्रेकिया को तो हमने पढ़ना नहीं, उनको दफा करो। हम उसके बाद बात करते हैं एक नाली की जिसका नाम है इसोफेगस। तो ये जो नाली है इसका नाम है बेटा, ये तीसरा पार्ट है, इसको हम कहते हैं इसोफेगस। इसको हम OESO भी लिखते हैं और इसोफेगस डायरेक्ट भी लिखते हैं, तो कोई मसला नहीं है, दोनों तरह की प्रोनाउंसिएशन होती है। और ठीक है, स्पेल भी दोनों है। उसके बाद बेटा एक और चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं द स्टमक शरीफ, यानी कि ये मैंने छोटा सा बनाया है, इतना बड़ा नहीं बनाया, सिर्फ समझाने के लिए ही है, वरना इतना वो खलारा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये चौथा पार्ट है जिसको हम कहते हैं द स्टमक। ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक इट इज इस तरह,
उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला पार्ट मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्ट है ये काफ़ी लंबा होता है, इसको हम जेजुनम कहते हैं। काफ़ी मतलब बेतरतीब सा मैंने बना दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ जाएं। और उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी इधर ही बना देता हूं, दैट इज स्ट्रेट अवे लाइक दिस। इसको हम इलियम कहते हैं, ठीक है। फिर यहां से एक अब लाल आ जाएगा, इधर एक सीकम होता है, इसके आगे अपेंडिक्स होती है राइट साइड पे, फिर कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड देन देयर इज द रेक्टम। ठीक है बेटा, ये अगर हम देखें स्टमक के अपने 3 पार्ट हैं। जब हम स्टमक अलग से पढ़ेंगे तो मैं उन तीनों पार्ट्स को आपके सामने बनाऊंगा। लाइक ये इसोफेगस है, ये उसका कार्डियक रीजन है स्टमक का, ठीक है। ये उसका बॉडी है, ये इसे पाइलोरस कहते हैं। स्टमक के 2 सुराख भी हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, इनके बारे में अभी नहीं पढ़ना। ये जो वी शेप लूप है, ये वाला, इस पूरे लूप को हम कहते हैं ड्यूडिनम। क्या कहते हैं? ड्यूडिनम या डूओडिनम, हमारी मर्जी है हम ऐसे पढ़ें, ठीक है। उसके बाद ये जो टेढ़ा मेढ़ा सबसे लंबा पार्ट है, इधर देखें बेटा, ये जो सारा ऐसे लंबा पार्ट है टेढ़ा मेढ़ा, इसको हम कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। और फिर ये जो ऐसे सीधा 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 हो जाता है, इसको हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इन तीनों को मिला के हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टीन, जो कि चौथा पार्ट है, स्टमक के बाद 5वां पार्ट है जी, एलिमेंट्री कैनाल का। सही है, समझ आ गई। और उसके अलावा जो कि हम देखें तो ये जो अगला पार्ट है, ये इसको कहते हैं सीकम। ये एक चौड़ी सी नाली होती है, नाली नहीं, एक सैक सी होती है, और इसके आगे ये अपेंडिक्स है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है। ये इसका कोई काम नहीं है, जिसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कहते हैं। कभी ये सूज जाती है तो फिर इसको काटना पड़ता है, ठीक है। ये एक थैली होती है जो घोड़ों के अंदर बहुत बड़ी होती है, मुर्गियों में 2 होते हैं, और नहीं फर्स्ट ईयर तो वो, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज जा रही है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये ट्रांसवर्स है। ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं? सीकम, कोलोन, ये वाला, ये सारा, ठीक है। और फिर आखिर में ये जो ब्लू चीज है, इसे कहते हैं रेक्टम, ये वाला हिस्सा। ये इसका काम है वक्ती तौर पे वेस्ट मटेरियल्स को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना, जब तक ये भर जाती है तो फिर लोग वॉशरूम चल जाते हैं। और उसके बाद ये जो सुराख है, इसको एनस कहते हैं, यहां से हम मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को। इन तीनों को मिला के लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जो छठा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। समझ आ गई। एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अगर बात करूं तो ओरल कैविटी पे, यहां पे, ठीक है, इसके नीचे पेरोटिड यहां पे, सब मैंडिबुलर यहां पे, और सब लिंगुअल जुबान के नीचे, यहां ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उनमें पहले कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, मैंने आपको बताया तीनों हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है लीवर, जो यहां होता है बेटा, राइट साइड ऑफ द बॉडी में, कुछ इस तरह, थोड़ा सा स्टमक को कवर करके, इस तरह करके, ठीक है। और जो पैंक्रियाज है वो कहाँ होता है? वो यहां होता है, इधर करके, ड्यूडिनम के पास करके, ये जो मैंने ब्लैक हिस्सा, ड्यूडिनम के वी शेप लूप के अंदर, ठीक है जी। तो ये आपको आइडिया हो गया कि 3 जो है लिवर, पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं।
और एलिमेंट्री कैनाल के तीनों पार्ट्स हमने आज डिस्कस कर लिए, पूरे पांचों पार्ट्स, ठीक है। दी ओरल कैविटी, द फेरेंक्स, फेरेंक्स का भी कोई इतना खास काम नहीं है, और इसोफेगस तो उसका सिंपल टुकड़ा है, एक नाली है जो स्टमक तक खुराक लेके जाती है। स्टमक में क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन की डाइजेशन होती है, बाकी की पॉलीपेप्टाइड की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके तीन पार्ट्स हैं, दी ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके भी तीन पार्ट हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।